डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, अमेरिका के दबाव में देश को बेचा गया। एप्स्टाइन फाइल्स का भी किया जिक्र। रिजिजू बोले, मोदी पर आरोप लगाया, सबूत दें। यूपी सरकार ने पेश किया 9 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट, 10 लाख नौकरियों का वादा। उद्योग, निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस। कृषि उत्पादन में यूपी नंबर 1, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में यूपी। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत। 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने पर रोक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बजट सत्र के 10वें दिन लोकसभा की कार्यवाही के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने कहा, बजट में आज की चुनौतियों पर बात नहीं की गई। एआई डेटा को लेकर बजट में कुछ भी नहीं है। आज के दौरान में एआई बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा, हम युद्ध के दौर में जी रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। चीन अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। मौजूदा दौर में एनर्जी और फाइनेंस हथियार बन चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। उन्होंने कहा, दुनिया भर के संघर्षों से निपटने के लिए हमारे बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। राहुल ने एप्स्टाइन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर है। इसके जरिए भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को तुरंत टोका। उन्होंने कहा, आपने जो भी कहा है उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया, अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि स्पीकर ने राहुल को टोक दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं, आप बोलते रहिए, बाद में साबित कर दीजिएगा। नेता विपक्ष ने आगे कहा, अमेरिका के लिए भारतीय डेटा बहुत जरूरी है। हमारी आबादी बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इसको समझेंगे। अगर इंडिया ब्लॉक का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत कर रहा होता तो हम कहते कि इस डील में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय डेटा है। राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कहा, ट्रेड डील के जरिए सरकार ने गरीब किसानों को कुचलने का रास्ता खोल दिया है। ऐसा पहले देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। हमारे किसान पहली बार संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी आयात 46 अरब डॉलर से बढ़कर 146 अरब डॉलर हो जाएगा। भारत पर टैरिफ 3% से बढ़कर 18% हो गया है और उनका 16% से घटकर 0 हो गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं कह रहा हूं कि आपने देश को बेच दिया। क्या आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आई? आपने हमारी भारत मां को बेच दिया है। देखिए, मेरे पास डेटा है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे। हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के गायन और वादन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार अब विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के आधिकारिक 6 अंतरों का गायन या वादन अनिवार्य होगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। साथ ही नए प्रोटोकॉल के तहत तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन, प्रस्थान और राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही साथ गाए जाने हैं तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों में ये साफ है कि वंदे मातरम बजने पर सभी को खड़ा होना अनिवार्य रहेगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसे स्थलों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
सरकार ने यह भी कहा कि देश भर के स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से होनी चाहिए। कब होगा राष्ट्रगीत का वादन, आइए जानें। सिविल सम्मान समारोह के अवसर पर औपचारिक राजकीय समारोह और सरकार द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के आने और ऐसे समारोह से उनके जाते समय आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में राज्यपाल उपराज्यपाल के अपने राज्य संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोह में आने पर और ऐसे समारोह से उनके जाते समय राष्ट्र झंडे को परेड में ले जाने पर किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। विधान चुनाव से पहले ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने सदन में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार संभावित है। लड़कियों की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी। यूपी का इस बार का बजट का आकार 9,12,696 करोड़ रुपए का है। पिछले बजट की तुलना में 12% बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए अलग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्त कौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पर प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण दृढ़ी जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। अब आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने बजट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। तो ये बता दी वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी उत्तर प्रदेश की। जो सपना देख रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से ले जाने के लिए जो फैसले होने चाहिए, वो सरकार उस टारगेट से कितना दूर है।
अगर ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए, 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगी सरकार? हमारे मुख्यमंत्री इतना ही जानते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा योजना पूरी तरह से ध्वस्त और बर्बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस संगठन पूरे जिले में अलग अलग कार्यक्रम कर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। 13 फरवरी को पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा से होगी। इसमें 75 जिले 15 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मनरेगा मजदूर और आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अजय राय ने यह भी कहा कि मनरेगा मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब कर दिया। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, सारी चीजें महंगी कर दी आपने। दवा हो, अस्पताल हो, इलाज हो, तो ये जो करोड़ का अरबों का जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसकी क्या उपयोगिता है? कहाँ इसका वो कर रहे हैं? ये पूरा इस पे जो पिछला जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पे श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि कितने पैसे कहाँ गए, कितने लगे हैं, इसकी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से इस पे पूरा व्हाइट पेपर जारी करें। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी मिलने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक्टर को व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है और उनसे करोड़ों रुपए की मांग की गई है। धमकी भरा संदेश मिलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार धमकी देने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। मामला सामने आते ही रणवीर सिंह की ओर से इसकी सूचना तुरंत मुंबई पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने बिना देर किए एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और एहतियाती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार को 190 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 6,414 जोड़ों ने एक साथ विवाह कर नए जीवन की शुरुआत की। रायगढ़ में ये आयोजन शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में हुआ, जहां पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ समारोह का माहौल मंगलमय रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। भारत बांग्लादेश और नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती किशनगंज जिले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी मिलते ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी न्यायालय को RDX से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण अधिवक्ताओं और न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। अधिवक्ता अजीत कुमार दास ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह की धमकियां देकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नवी मुंबई के उरण और उल्वे क्षेत्र से जुड़े कथित वन भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने ठेकेदार और भाजपा नेता JM म्हात्रे की करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त संपत्तियों में 3 भूखंड शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। ED का दावा है कि संबंधित भूमि वर्ष 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर वन विभाग को सौंप दी गई थी और राजस्व रिकॉर्ड में भी वन विभाग का नाम दर्ज था। आरोप है कि दस्तावेजों में हेर फेर कर जमीन अपने नाम दर्ज कराई गई और बाद में उसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में करीब 42 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार इस राशि का इस्तेमाल अन्य संपत्तियां खरीदने और ऋण चुकाने में किया गया।
पंजाब में किसानों ने केंद्र और अमेरिकी सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों और कस्बों में किसान मोदी सरकार के पुतले जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़कों पर उतरी। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों को तुरंत वापस नहीं लेती है तो भविष्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और दिल्ली की ओर मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने और उनकी मांगें पूरी करने की अपील की। साथ ही किसानों ने देश के लोगों से कृषि और किसानों के मुद्दों पर एकजुट होकर अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल एकजुटता के माध्यम से ही सरकार पर दबाव बनाकर उनकी मांगें पूरी की जा सकती हैं। प्रदर्शन स्थल पर किसानों का उत्साह और संघर्ष देखने योग्य रहा। अगली खबर अमृतसर बॉर्डर रेंज से सामने आ रही है, जहां अमृतसर रूरल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन में बॉर्डर पार से विस्फोटकों की तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। डीआईजी संदीप गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इंटेलिजेंस आधारित इस कार्रवाई में 2 हेड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में संबल हिंसा मामले में पूर्व क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी सहित 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है और शिकायतकर्ता यामीन को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता AK सैंड ने दलील दी कि CJM ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों को आरोपों के संबंध में अपनी बात रखने को कोई अवसर नहीं दिया, जो कानून आवश्यक है। वहीं शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने ही अधिकारियों को बचाने के लिए आगे आ रही है, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।